वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 399। देखिए 399वां टेस्ट है और 400 टेस्ट हो जाएंगे इसके बाद अगर कोई टेस्ट अपलोड होगा तो। 400 टेस्ट बहुत होते हैं। इन सब का रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहिए, बार बार करिए। देखिए प्रीलिम्स निकालने का ये फंडा है, जितना भी स्टैटिक है, जितना भी जो नया करंट है, ये 1 साल का 15 महीने का कम से कम करंट अफेयर जो है, बार 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 रिवीजन हो सके, यही एक फंडा है प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाने का। एक एक चीज़ को कई कई बार पढ़ना है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, इंटरलिंक करेंगी, हौच पौच करेंगी, लेकिन जब बार 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 उसकी पुनरावृत्ति होगी तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज 20 जून 2020 है। चलिए टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 2 है, एक करंट अफेयर्स का भी मॉर्निंग में डाला था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज के टेस्ट नंबर 2 का। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उच्च स्तरीय वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। उच्च स्तरीय किसमें? पर्णपाती वनों में। मरुस्थल की वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता शून्य होती है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे ज़्यादा होगी या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, जिनको बोलते हैं सदा हरित वन या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सदा हरित वनों की अधिक होगी ना, पर्णपाती वनों की थोड़ी होगी। सबसे ज़्यादा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इसकी दूसरे नंबर पर आती है, मरुस्थल की वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता शून्य होती है। देखिए शून्य नहीं होती, कुछ ना कुछ तो निकालता है ना, वो भी कंटीले झाड़ियाँ, कैक्टस के पेड़, तो शून्य नहीं होती, बंजर नहीं है पूरा, कुछ तो होगा उसमें भी। तो गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं दोनों। डी है इसका उत्तर। कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता सबसे उच्च स्तर की होती है, ना कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। मरुस्थल की वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता निम्न होती है, शून्य नहीं होती, तो गलत है दूसरा भी। तो देखिए अगर देखें पारिस्थितिक तंत्र ये हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा है 20, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की दूसरे नंबर पर है 15, शीतोष्ण पर्णपाती वन 12, शीतोष्ण शंकुधारी वन की 9 है, शंकुधारी वनों की 8 है, शीतोष्ण घास स्थलों की कितनी है? 5 है, और मरुस्थली वन भी देखिए कुछ ना कुछ तो निकालता है मरुस्थल भी, ऐसा नहीं है शून्य है, तो 0.7 है, इसलिए इनकरेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, गहरे जल में उत्पादकता गहराई के साथ बढ़ती जाती है। ध्यान लगाइएगा, दिमाग दौड़ाइएगा। गहरे जल में प्रोडक्टिविटी गहराई के साथ बढ़ती जाती है। ज्वारनमुख पर सर्वोच्च उत्पादकता पाई जाती है। अच्छा देखिए दिमाग थोड़ा लगाइए और शने मान लीजिए, यहाँ ऊपर इसकी सतह पानी, अब सनलाइट यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी या फिर इसकी गहराई में जाएगी? वो गहराई तक तो बहुत कम पहुँच पाती है ना, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। सतह पर अधिक होती है, गहराई में तो कम होती चली जाती है। ज्वारनमुख पर सर्वोच्च उत्पादकता पाई जाती है, ये दूसरा वाला करेक्ट है, केवल पहला वाला इनकरेक्ट है। तो देखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश की कमी के कारण सीमित उत्पादकता होती है। यह जल में गहराई के साथ जो है घटती जाती है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। और दूसरा वाला करेक्ट है, ज्वारनमुख जो कि महाद्वीप व महासागर का मिलन स्थल होता है। क्या होता है? ज्वारनमुख महाद्वीप और महासागर का मिलन स्थल होता है, सर्वोच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये मिट्टी है, यहाँ से थोड़ा आगे ये नम 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 मिट्टी, क्योंकि पानी जो है यहाँ तक जब लहरों के साथ ये सब गीला कर देता है, तो इसी को ज्वारनमुख बोलते हैं। बहुत प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जलीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का बढ़ता हुआ कौन सा क्रम सही है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बढ़ता हुआ क्रम लगाना, घटता हुआ क्रम नहीं। अगर घटता हुआ क्रम होता तो सबसे पहले जो शब्द आता है उसकी सबसे अधिक होती। अब बढ़ता हुआ क्रम लगाना मतलब जो सबसे कम होगी वो सबसे पहले आएगा। तो लगाइए दिमाग, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, उत्पादकता किसकी ज़्यादा होगी? देखिए महासागरों से कहीं अधिक उत्पादकता होती है झीलों की। महासागरों से कहीं अधिक उत्पादकता होती है झीलों की। झीलों से कहीं अधिक होती है मैंग्रोव वनों की।
और इनके सबके पिताश्री हैं ज्वारनमुख, मतलब ज्वारनमुखी जो है इन सबसे ज़्यादा होती है महासागर से भी, झील से भी, मैंग्रोव से भी। अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर ज्वारनमुख जो कि महाद्वीप या महासागर का मिलन स्थल होता है, सर्वोच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र होता है। तो देखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादकता, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता अगर बढ़ते हुए क्रम में देखें तो महासागर से ज़्यादा झील की, झील से ज़्यादा मैंग्रोव की, मैंग्रोव से ज़्यादा ज्वारनमुखी है। एक चीज़ देख लीजिए, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन को एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है, किंतु समुद्र में नाइट्रोजन का अभाव रहता है, जिसके कारण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है अपघटन एक पोषण चक्रीय क्रिया है और अपघटन की क्रिया मृदा की ऊपरी परतों में होती है। अपघटन के दौरान अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में टूटते हैं। और अपघटन की क्रिया को करते कौन है? बैक्टीरिया, कवक, नीली हरी शैवाल इत्यादि सूक्ष्मजीवी जो मिट्टी में पाए जाते हैं, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। तो बिल्कुल अपघटन जो है एक पोषण चक्रीय क्रिया है, करेक्ट है, एक महत्वपूर्ण पोषण चक्रीय क्रिया। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अपघटन की क्रिया मृदा की ऊपरी परत में होती है, बिल्कुल ऊपरी परत में होती है। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि अपघटन की प्रोसेस में जो है कार्बनिक पदार्थ जो है अकार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा। चूँकि दूसरा भी करेक्ट है तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। तो देखिए अपघटन एक महत्वपूर्ण पोषण चक्रीय क्रिया है और इसके अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अकार्बनिक पोषक तत्वों में टूटते हैं। ध्यान दीजिए, कार्बनिक पदार्थ टूट रहे हैं अकार्बनिक में, ना कि अकार्बनिक कार्बनिक में। इसलिए पहला वाला तो करेक्ट हो गया, क्योंकि अपघटन एक महत्वपूर्ण पोषण चक्रीय क्रिया। तीसरा गलत हो गया। मृदा की ऊपरी सतह अपघटन की क्रिया के लिए उपयुक्त स्थान है, इसलिए दूसरा करेक्ट है। उत्पादन की क्रिया को जारी रखने के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो अपघटन क्रिया के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। समय के साथ अपघटनकारी पदार्थ के भार में, देखिए समय के साथ अपघट्य मतलब अपघटनकारी पदार्थ के भार में जारी रहता है जब तक कि वह पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। और जब कोई चीज़ मान लीजिए अपघटन करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए और नीली हरी शैवाल हो गए, सूक्ष्मजीवी हो गए, मान लीजिए कोई प्लांट है, क्योंकि सबका अपघटन करते हैं ना, वो प्लांट की टहनी टूट के नीचे गिर गई, कोई सड़ गया पेड़, या फिर कोई जानवर, मान लीजिए बाघ ने आधा खाकर छोड़ दिया, किसको? हिरन को या खरगोश को। अब वो क्या हो गया? सड़ा गले का, डिकम्पोज हो गई उसकी बॉडी। फिर सूक्ष्मजीवी जो होंगे छोटे छोटे क्या करेंगे? उसकी खाद बना देंगे। अब वो पुनः क्या है? पौधे की जड़ों में चली जाएगी। फिर उसका इस तरह से जो है खाद्य जाल चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अपघटन क्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि सही क्रम का निर्धारण क्या है इसमें से। अपघटन की क्रिया के संबंध में सही क्रम का निर्धारण क्या होगा? देखिए सबसे पहले आएगा इसमें विखंडन, उसके बाद निक्षालन, फिर होगा अपपाचन। तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो अपघटन के दौरान कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसे मुख्य रूप से विखंडन मतलब अपरद का टूटना सबसे पहले, उसके बाद निक्षालन तथा अपपाचन में विभाजित किया जाता है। छठे प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से उर्वरता में वृद्धि होती है। खनिजीकरण मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि कर देता है। वृद्धि कर देता है या कमी कर देता है? देखिए वृद्धि करता है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो ह्यूमस निर्माण ह्यूमिफिकेशन के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवों के जैव भार में बढ़ोतरी होती है और एक गहरे रंग का रवाहीन पदार्थ जमा हो जाता है। सामान्यतः ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, इसलिए करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। खनिजीकरण के कारण अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 H2O का उत्सर्जन होता है और साथ ही मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व मुक्त होते हैं।
जिससे मृदा में पोषक तत्वों की अधिकता होती है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है अधिक तापमान तथा नम जलवायु अपघटन की दर को अवरुद्ध कर देते हैं। उच्च अक्षांशों या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपघटन काफ़ी तेज होता है। देखिए अपघटन का मतलब है अपघटन कौन करेगा? अपघटनकर्ता करेंगे। अपघटनकर्ता कौन होते हैं? बैक्टीरिया हो गए, सूक्ष्मजीवी हो गए, फंगस हो गई, नीली हरी शैवाल हो गई। तो अपघटन मतलब ठंडे वातावरण में अधिक होता है या गर्म वातावरण में अधिक होता है? मान लीजिए मुर्दा घर जो होता है उसमें जो बॉडी रखते हैं तो वो ठंडे वातावरण में क्यों रखी जाती है? ताकि जो सूक्ष्मजीवी हैं, जो बैक्टीरिया है, फंगस है और जो और सूक्ष्मजीवी जो नेकेड आई से हम उनको देख नहीं सकते, तो बाहर अगर बॉडी रहेगी तो डिकम्पोज हो जाएगी ना, सड़ने लगेगी। लेकिन बर्फ़ में रखी जाती है, वो मिनिमम टेम्परेचर में रखी जाती है। उससे क्या होता है, वो वहाँ सुरक्षित रहती है। केमिकल डाल के रखते हैं ताकि जो अपघटन की प्रोसेस है वो हो नहीं पाए। तो अधिक तापमान तथा नम जो जलवायु है वो अपघटन की प्रोसेस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अवरुद्ध नहीं होते, वहाँ पर अच्छे जो हैं सूक्ष्मजीवी पनपते हैं और डिकम्पोज करते हैं उसको, जो भी पदार्थ होता है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। उच्च अक्षांशों या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपघटन की दर धीमी होती है, कम होती है। तो फिलहाल गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका उत्तर। तो देखिए उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। अधिक तापमान सामान्यतः 25 डिग्री से अधिक तथा आर्द्र या नम जलवायु वाली परिस्थितियाँ या स्थितियों में अपघटन की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ होती है। इस स्थिति में जो है अपघटन कुछ सप्ताह या महीनों में हो जाता है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, अतः उच्च अक्षांशों में अपघटन की दर जो है वो निम्न होती है। निम्न मतलब धीमी होती है, क्योंकि ठंडी मिलेगी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य है। पहला स्टेटमेंट है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम और दूसरा ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ये तो आपने पढ़ा होंगे। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसके एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता जब तक कि ऊर्जा का पतन किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित ना हो। बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बचपन में पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासों में। तो देखिए उल्लेखनीय है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा का संचयन एवं खर्च ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम पर आधारित होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा के एक स्वरूप को, एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, भोजन ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार स्टेटमेंट है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों में पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न खाद्य जालों का समूह है। खाद्य श्रृंखला की कड़ी प्राथमिक उपभोक्ताओं से आरंभ होती है। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न सोपानों को पोषण स्तर कहा जाता है। जरा ध्यान से सुनिए, इसको 2 बार पढ़िए 2 मिनट के लिए। देखिए खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। फूड चेन विभिन्न प्रकार के जीवों में पाई जाती है, सही है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न खाद्य जालों का समूह है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न खाद्य जालों का समूह है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। खाद्य श्रृंखला विभिन्न खाद्य जालों का समूह नहीं है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल बनाती हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और तीसरा है खाद्य श्रृंखला की कड़ी प्राथमिक उपभोक्ताओं से शुरू होती है, गलत है। प्राथमिक उपभोक्ताओं से शुरू नहीं होती, उत्पादक से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर, उसके बाद आते हैं डिकम्पोज़र यानी उत्पादक, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वयंपोषी कहते हैं। उसके बाद आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, जो इन हरे पेड़ पौधों को खाएगा। उसके बाद आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, वो मांसाहारी होगा, वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा। उसके बाद आएगा तृतीयक उपभोक्ता, जो प्राथमिक को भी खाएगा
जो प्राथमिक को ही खाएगा मांसाहारी होता है, लेकिन इनमें कुछ सर्वाहारी भी होते हैं जो घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। इन सबके ऊपर रहते हैं अपघटनकर्ता, जैसे बैक्टीरिया हो गए, सूक्ष्मजीवी हो गए, फंगस हो गए। इन सबको जब ये सड़ गल जाते हैं तो इनको फिर से पौधों का भोजन के लिए ज़मीन में पहुंचा देते हैं उनको। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न सोपानों को पोषण स्तर कहा जाता है। करेक्ट है यहाँ पर चौथा वाला। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 4। तो देखिए भाई, 2 और 3 यहाँ पर गलत हैं, 1 और 4 सही हैं। खाद्य जाल विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के समूहन से निर्मित होता है, अतः दूसरा सही नहीं है। तो देखिए पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता आएगा, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, और इन सब का मालिक अपघटनकर्ता सबसे ऊपर। इन सड़े गले पदार्थों को या जानवरों को जो है ये डिकम्पोज करते हैं और खाद बनाते हैं। ये फिर से जो चेन है वो चलती रहती है इसी तरह से। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के सही क्रम को आपको चुनना है। इतना बताने के बाद तो पता चल ही गया होगा। सबसे पहले आएंगे उत्पादक। तो उत्पादक कौन होता है? हरे पेड़ पौधे यानी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता वो शाकाहारी होंगे। शाकाहारी को खाएगा मांसाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता। और इसके ऊपर आते हैं उच्च मांसाहारी, जो सर्वाहारी हो सकते हैं क्योंकि वो घास भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। अधिकतर मांस ही खाने वाले होते हैं। इन सबको जब ये सड़ गल जाते हैं तो इनको अपघटन करने के लिए ऊपर अपघटन करता बैठे रहते हैं, जो होते हैं बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, फंगस, सूक्ष्मजीवी जिनको हम देख नहीं सकते, और बहुत छोटे 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 जीव जो मिट्टी की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो देखिए खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर का क्रम इस प्रकार होगा। स्वपोषी के बाद शाकाहारी, के बाद मांसाहारी, सर्वाहारी, फिर अपघटक। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोफ, ये पाई तंत्र के सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। इनमें अधिकांश हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, परिवर्तित करते हैं। इनको खाने वाले शाकाहारी जंतु यानी हर्बीवोरस जो प्रत्यक्षतः पौधों को खाते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े, पक्षी, कृंतक और जुगाली करने वाले जंतु। और भी बहुत हो सकते हैं इसमें, खरगोश हो सकता है, बकरी, गाय बाय, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता तो है, मतलब शाकाहारी जंतु है। अब देखिए मांसाहारी आएंगे इसके ऊपर, यानी कार्निवोरस जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, उदाहरण के लिए मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, बाघ। फिर सर्वाहारी आते हैं ओमनिवोरस, जैसे ऐसे जंतुओं में पेड़ पौधे, ऐसे जंतु जो पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं, जैसे कि सूअर हो गया, भालू हो गया, मनुष्य हो गया। हम घास भी खाते हैं, हम मांस भी खाते हैं। अपघटक आएंगे, डिकम्पोजर आएंगे, ये प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों के मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं तथा पोषक तत्वों के चक्रण में सहायता करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, सूक्ष्मजीवी हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होंगी। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी होगी इकोलॉजी, पहले पढ़ी हो तो रिवीजन हो गया होगा अच्छे से। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।